जानते हैं विस्तार से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिन के बिहार दौरे पर आ रहे हैं और यह माना जा रहा है कि नड्डा की मुलाकात बिहार के सीएम और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से भी होनी है और इस दौरान सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर गहन बातचीत होने की भी संभावना जाहिर की गई है। पटना पहुंचने के बाद शाम 6 बजे बिहार बीजेपी कार्यालय में चुनाव संचालन समिति की बैठक वो करेंगे और अगले दिन यानी कि 12 सितंबर को सुबह 9 बजे मां पटन देवी के दर्शन करते नजर आएंगे और उसके बाद प्रदेश कार्यालय से आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा दरभंगा के लिए रवाना होंगे और वहां मखाना और मछली उत्पादकों के साथ उनकी एक बैठक होनी है जो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरभंगा के बाद नड्डा मुजफ्फरपुर के सरैया के लिए रवाना होंगे जहां लीची किसानों और महिला किसानों के साथ बैठक में शामिल होते नजर आएंगे। वापस पटना आने पर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के आवास पर बिहार कोर कमेटी की बैठक करेंगे। चुनावी तैयारियों की समीक्षा के बाद देर रात दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे और इस दौरे में बिहार प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी उनके साथ होंगे। जेपी नड्डा के कार्यक्रम के लिए पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का शाम में पटना आना होगा। चुनाव संचालन समिति की बैठक में वो भाग लेंगे। 12 तारीख को दरभंगा जाएंगे और वहाँ मखाना उत्पादक और मछली उत्पादक किसानों से मिलेंगे। उसके बाद मुजफ्फरपुर में आकर करके जो किसान चाची हैं, किसान चाची से मिलने उनके गांव इब्राहिमपुर जाएंगे। उसके बाद वहाँ जो लीची उत्पादक किसान हैं और महिला कृषक हैं उन लोगों से भी मिलेंगे। पार्टी की बैठकें होगी। हमारे जो चुनाव प्रभारी हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो दोपहर में आएंगे और मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे। तो चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा अगर एक्टिव मोड में कोई पार्टी है तो वो बीजेपी नजर आती है। चुनाव के लिए बीजेपी मीडिया सेंटर भी बना रही है जिसका उद्घाटन बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस करेंगे। चाणक्य होटल में बन रहे इस मीडिया सेंटर में पार्टी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही यहां कई और सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। तो हाईटेक प्रचार के लिए जाने जाने वाली भाजपा में हर बार कुछ नया प्रयोग होता है। इस बार आप देखिए पटना के होटल चाणक्य में एक मीडिया सेंटर यहां पर बनाया जा रहा है भाजपा की तरफ से और ये जो मीडिया सेंटर होगा अब पूरा का पूरा मीडिया का जो कंट्रोल है पार्टी का इस पूरे चुनाव के दौरान इसी सेंटर से होगा। देवेंद्र फडणवीस पटना आ रहे हैं और वो इस मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे। आप देखिए किस तरह से जो होर्डिंग्स है वो यहाँ पर लाए गए हैं, इसे लगाया जाएगा और कई होर्डिंग आप देख पा रहे होंगे कि कई सारे फ्रेम्स यहाँ पर बने हुए हैं और सभी फ्रेम यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो अब जितनी भी मीडिया एक्टिविटी होगी पार्टी की वो यहीं से होगी, यहीं से कंट्रोल होगा और सभी नेताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी हॉल से किया जाएगा। यहाँ पर कई कंप्यूटर सिस्टम भी लगाए जाएंगे जिससे मीडिया कर्मी अपनी खबरों को भेज सकते हैं। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। साथ ही साथ और तमाम तरह की व्यवस्था, वाईफाई की फैसिलिटी यहाँ पर दी जाएगी और पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी ताकि मीडिया इसी सेंटर से अपने पूरे काम को कर सके। तो ये एक अलग तरह की तैयारी इस बार बीजेपी की दिख रही है इस चुनाव में। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आरजेडी से रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे और अनंत सिंह की तेजस्वी की तारीफ पर अब सियासत बेहद गर्म है। सत्ता पक्ष ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि लालू की पार्टी अब गिरोह में तब्दील हो गई है। तो आरजेडी और कांग्रेस ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह की विचारधारा वो नहीं रही है जो बीजेपी की है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ये दल नहीं, ये गिरोह है। उस गिरोह का सरदार कौन है? लालू यादव जी। अभी लालू जी कहाँ है? जेल में। तो ये गिरोह चलाते हैं। अब अनंत सिंह जैसा लोग आ रहे हैं। अनंत सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो अनंत सिंह जिसका मुख्यमंत्री बनाएंगे उस पार्टी का हाल आप लोग जान लीजिए कि क्या होने वाला है। आरजेडी को अब पुराने नेताओं की अब जरूरत नहीं है। रघुवंश सिंह जैसे कद्दावर नेता, राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को उसने आउट कर दिया और अनंत सिंह की एंट्री अब हो रही है। उसको केवल जो है से अपराधियों पर, दागियों पर और असामाजिक लोगों पर ही जो है से भरोसा रह गया है। आदरणीय रघुवंश बाबू प्रकरण पर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेते हैं। वो निर्णय आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लिया है
आदरणीय रघुवंश बाबू का इस्तीफा नामंजूर उन्होंने किया है। और जहां तक बात है अनंत सिंह जी की, तो इस पर भी हमारा पार्टी का नेतृत्व निर्णय लेगा कि रघुवंश बाबू, जेपी, लोहिया, कर्पूरी, इन तमाम वरिष्ठ नेतृत्व के साथ उन्होंने काम किया है, तो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि बिहार में आरएसएस और भाजपा की सरकार बने। क्योंकि जिनके साथ काम किए हैं उनका विचारधारा सदैव आरएसएस और भाजपा विरोधी रहा है, इसलिए वो जहां भी रहेंगे, सक्रिय राजनीति में रहें या ना रहें, लेकिन वो अवश्य चाहेंगे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने। बिहार कांग्रेस ऑफिस में अल्पसंख्यक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम जावेद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद खान सहित कई नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस के बिहार अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने यह उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के आयोजन से पार्टी अल्पसंख्यकों को सकारात्मक संदेश देने में सफल होगी। संकल्प यही होगा कि जब हम इस सदाकत आश्रम के कैंपस से जाएं तो ये अहद करके जाएं कि बिहार की सरकार जो बेरोजगारी के लिए को बढ़ाया, जो डेवलपमेंट को रोका, जो पिछले 15 वर्षों से डबल इंजन की तरह पूरे बिहार को पिछले 50 वर्ष के पीछे धकेल दिया, कोई कल कारखाने नहीं लगाए, कोई नए अस्पताल नहीं बनाए, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, यहाँ तक कि पटना यूनिवर्सिटी तक को भी जो है उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया। इसलिए हम यहाँ से अहद लेकर के जाएंगे, हम यहाँ से कसम खा करके जाएंगे कि जब मतदान का समय आएगा हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को इस्तीफे वाली चिट्ठी लिखने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने दिल्ली एम्स से ही सीएम नीतीश कुमार को भी एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में सीएम नीतीश से कई मांग की गई है। रघुवंश प्रसाद सिंह की प्रमुख 5 मांगे क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। पहली मांग उन्होंने की कि गणतंत्र भूमि वैशाली में हो, झंडोत्तोलन वहां पर किया जाए 26 जनवरी को वैशाली में सीएम तिरंगा को फहराते हुए नजर आए। भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र को काबुल से मंगाया जाए। मनरेगा कानून में किसानों के लिए संशोधन हो। मुजफ्फरपुर और वैशाली में गंडक नहर पर पुल बनाया जाए। तो ये वो 5 प्रमुख मांगे हैं जो रघुवंश प्रसाद सिंह की तरफ से की गई हैं। तो पहली मांग जो है वो गणतंत्र भूमि वैशाली में झंडोत्तोलन, और ये झंडोत्तोलन जो है 26 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जाए। भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र को काबुल से मंगाया जाए। मनरेगा कानून में किसानों के हित में संशोधन किए जाएं। मुजफ्फरपुर और वैशाली में गंडक नहर पर पुल का निर्माण हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को सौगात की दूसरी किश्त भी देने वाले हैं। 13 सितंबर को पीएम मोदी का यह पूरा कार्यक्रम है और इस दिन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी 901 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत होगी, जिसमें पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन शामिल है। दुर्गापुर बांका के बीच 634 करोड़ रुपए की लागत से 193 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का शुभारंभ होगा। बांका में ही 131 करोड़ रुपए की एलपीजी वॉल्टिंग प्लांट का भी उद्घाटन होगा। पूर्वी चंपारण के सुगौली की अगर हम बात करें तो 136 करोड़ रुपए से बने न्यू एलपीजी प्लांट का शुभारंभ होगा। तो बांका में एलपीजी ब्लॉटिंग प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। सुगौली में न्यू एलपीजी प्लांट का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं पीएम और नीतीश कुमार वर्चुअल सभा को संबोधित भी करेंगे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद होंगे। चारा घोटाले में सजा याफ्ता आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। आज जिस मामले में लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी वो चाईबासा कोषागार से जुड़ा हुआ है। सीबीआई की विशेष अदालत ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई है, जिसे लालू प्रसाद की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। आधी सजा उन्होंने पूरी होने और अपनी उम्र और बीमारियों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई है। चारा घोटाले के एक अन्य मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को पहले ही सजा मिल चुकी है। चाईबासा कोषागार से जमानत मिलने के बाद भी जेल से उनके बाहर निकलने की राह पूरी तरह से साफ नहीं होगी। चारा घोटाले के तीसरे मामले में भी सजा याफ्ता लालू प्रसाद को जमानत के लिए अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी।
आपको बता दें कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पिछले 2 साल 9 महीने से भी अधिक वक्त से रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं और इस दौरान एक बार उन्हें बीमारी की वजह से रांची से बाहर इलाज कराने की अनुमति भी मिली थी। वहीं बेटी की शादी में भी कुछ दिनों के लिए वो पैरोल पर राहत उन्हें हासिल हुई थी और अपने घर वो आए थे। और ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आज हाईकोर्ट से जमानत मिलने से के बाद लालू प्रसाद जेल से बाहर आ पाएंगे क्या? जाहिर है कि चारा घोटाले के एक मामले में लालू को पहले ही जमानत मिल चुकी है और अगर चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आज उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल जाती है तो जेल से बाहर आने के लिए चारा घोटाले के तीसरे मामले में भी उन्हें हाईकोर्ट से जमानत लेनी होगी। यानी कि उनके लिए यह राह आसान नहीं नजर आती है अगर आज भी सुनवाई में अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो लालू प्रसाद की जमानत पर तेजस्वी यादव का दावा है कि आधी सजा काट लेने के ग्राउंड पर उन्हें जमानत जरूर मिलेगी। न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है। है उच्च न्यायालय पे कि लालू जी को न्याय मिलेगा, बेल मिलेगा, क्योंकि हाफ सेंटेंस पूरा हो जाने के बाद जो है कई लोगों को जो इसी केस में जो लोग अभियुक्त थे उनको बेल मिल चुका है सेम ग्राउंड पे। तो हम लोगों को भरोसा है कि जब लालू जी के आधे सजा हो गई है तो बेल में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए और हमें पूरा विश्वास है। सिवान में आरएलएसपी के जिला अध्यक्ष हेमंत सिंह कुशवाहा की पत्नी पर जानलेवा हमला किया गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर के पास की है। हेमंत कुशवाहा की पत्नी वंदना कुशवाहा बाजार जा रही थी और इसी दौरान रॉन्ग साइड में बाइक चला रहे युवक को उन्होंने टोका। इससे भड़के युवकों ने पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी जिसमें वो बाल बाल बच गई। एक युवक जिसका नाम नासिर अंसारी है उसे लोगों ने पकड़ लिया और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया गया। वहीं दूसरा युवक भागने में सफल रहा। आदमी था, हम लोग भी 2 आदमी थे। तो वो क्या किया कि कुछ अब पता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता है, लेकिन वो रॉन्ग साइड गाड़ी चलाया तो हम लोग काटे तो जाके दीवार में लड़ गए। दीवार में लड़े तो मुझे भी चोट आया, ड्राइवर साहब को भी चोट आया और दोनों आदमी को चोट आया। तो हम बोले कि आप रॉन्ग साइड क्यों गाड़ी चला रहे हैं? तो वो बोला कि आप जानती हैं कि रॉन्ग साइड चला रहे हैं। फिर मुझे एक चाटा मार दिया। जब वो मुझे मारा तो मैं भी उससे मार दिया। मार के फिर मैं अपने हस्बैंड को बोले कि आइए ऐसा ऐसा बात है। तो ये आए, वहाँ पे आए। उसके बाद से वो बोला कि अमन को बुलाओ और बोल दो कि आए इधर यहाँ पे। तो वो अमन आया और डायरेक्ट गोली चलाने लगा। और बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पर गंडक में 2 बच्चियां डूब गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से सामने आती हुई, जहां पर गंडक में 2 बच्चियां डूबी हैं। एक बच्ची को स्थानीय लोगों ने हालांकि बचा लिया है। दूसरी बच्ची की तलाश में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। तो बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां पर गंडक नदी में 2 बच्चियां डूबी। हालांकि एक बच्ची को स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बचा लिया है, वहीं दूसरे की तलाश जारी है। खबर दानापुर से, जहां फुलवारी शरीफ के रहमत नगर में लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। 2 चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पीटा और फिर रस्सी के सहारे बांध दिया जाता है। हालांकि बाद में उसे पुलिस के हवाले किया गया। दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं। दोनों युवक चोरी करने के इरादे से ईसापुर रहमत नगर में घुसे थे और लोगों को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उसे घेरकर जमकर पिटाई की गई। तो खबरों